तो कैसे हो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं कि एफएमसी का मतलब क्या होता है, क्या एक्चुअली एफएमसी का रोल प्ले होता है और कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। आपने कई बार सुना होगा कि जे पावेल जब भी एक स्पीच देता है फेडरल कमिटी में, तो उसके एक गुड आफ्टरनून वर्ड से आपका पूरा मार्केट क्रैश हो जाता Good afternoon. है। तो वो मार्केट क्रैश क्यों होता है, आखिर क्या उसकी इंपॉर्टेंट रहती है, तो उस चीज़ को आज हम समझेंगे। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और पूरा जो इफेक्ट है वो क्रिप्टो में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर व्हाट इज़ एफओएमसी क्या होता है। एफएमसी का जो फुल फॉर्म रहता है वो आपका रहता है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी एक एफईडी का पार्ट है, मतलब एक फेडरल रिजर्व यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पार्ट है। बेसिकली ये एक कमेटी एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होती है जिसमें 12 मेंबर्स असाइन रहते हैं और ये 12 मेंबर्स बेसिकली डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी, मतलब एक कंट्री में कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा। अब वो इंटरेस्ट रेट क्या होता है मैं आपको और समझाता हूँ। बेसिकली उसको समझाने से पहले आप फेडरल ओपन कमेटी के बारे में समझ लो। जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी होता है ये बेसिकली 8 बार ऑर्गेनाइज होती है, मतलब एक यूएस कंट्री में ये मीटिंग 8 बार होती है जिसमें एक न्यू इंटरेस्ट रेट कंट्री का और एक न्यू लिक्विडिटी की लिक्विडिटी कम करनी है या लिक्विडिटी को बढ़ानी है उस चीज़ के ऊपर ये बात करते हैं और डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक नए नए डिसीजन हमारे कंट्री में होते हैं। साल में 8 बार ये मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है, मतलब रफली आप ये कह सकते हैं कि 7 से 8 बार वीक में, एवरी वीक में एक बार ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ये जो इसमें 12 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी पे, ये 12 मेंबर्स बेसिकली एक मेन ग्रुप होते हैं जो डिसीजन क्रिएट करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होती है। यही 12 मेंबर बेसिकली ये 12 मेंबर डिसाइड करते हैं कितना इंटरेस्ट रेट होगा और कितना इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ाना चाहिए या कम होना चाहिए, है ना। तो अगर हम बात करें बेसिकली इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से हमारे क्रिएट की जाती है और जो ये 12 मेंबर्स हमारे रहते हैं ये 12 मेंबर्स को वोटिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता है कि इसमें कौन कौन से मेंबर रहेंगे। बेसिकली एफओएमसी में जो 12 मेंबर्स रहते हैं उनकी पहले वोटिंग की जाती है कांग्रेस में जो हाउस रिप्रेजेंटेटिव और एक सेनेट होते हैं, दो पार्ट्स, वो दोनों पार्ट से 12 मेंबर डिसाइड किए जाते हैं और 12 मेंबर्स की वोटिंग होती है दोनों ही पार्ट, व्हाइट हाउस रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट पे, और उनके वोटिंग के अकॉर्डिंग ये 12 मेंबर हमारे इसमें एफओएमसी में डिक्लेयर्ड हो जाते हैं और यही 12 मेंबर फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी कंट्रोल। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि इनके डिसीजन मेकिंग से डॉलर की वैल्यू कम या ज़्यादा अफेक्ट होती है और अगर डॉलर की वैल्यू कम या ज़्यादा हो रही है तो ओवरऑल इनडायरेक्टली क्रिप्टो में इम्पैक्ट आता है, बिकॉज क्रिप्टो भी एक हमारा डॉलर के पेयर में ट्रेड होता है। तो आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, जे पावेल करके। ये बेसिकली 12 मेंबर्स के हेड होते हैं, जो एफओएमसी में 12 मेंबर्स रहते हैं उनके ये हेड होते हैं और जो 12 मेंबर्स के बीच में डिस्कशन होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग का एक रिजल्ट होता है वो 12 मेंबर्स एक साथ उसको आउट नहीं करते हैं। बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव होता है वो 12 मेंबर का, जो जे पावेल होते हैं, जो पावेल बोल रहा, जे पावेल, हम जे पावेल बोलते हैं, वैसे जेरोम नाम है इनका बट जे पावेल इन शॉर्ट फॉर्म में इनको कहते हैं। तो ये जे पावेल बेसिकली जो 12 मेंबर्स के बीच में डिसीजन बन जाता है उस डिसीजन को अनाउंस करते हैं पब्लिकली। बेसिकली इनको आप ऐसे ही समझ सकते हो कि हेड ऑफ मेंबर्स है जिनके क्लासरूम का टीचर ये है, कि वो 12 मेंबर्स की क्लास है जिनका एक क्लास टीचर ये जे पावेल रहता है। तो ये भी एफओएमसी के मेंबर हैं और हाँ इनकी भी वोटिंग की जाती है, ठीक है। तो आपने ये भी देखा होगा, यूट्यूब वगैरह में सुना होगा और सोशल मीडिया में, जैसे ये आते स्टेज में और बोलते हैं वेरी गुड आफ्टरनून, पूरा मार्केट क्रैश हो जाता है, मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन उसका पीछे का बेसिक क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है,
क्या ये सिर्फ एक अफवाह है कि उनके वर्ड से मार्केट रिएक्ट करता है? नहीं, उनके वर्ड्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते क्योंकि वो एक डिसीजन को अनाउंस डायरेक्ट पब्लिकली नहीं करते, बट एक कुछ हिडन वर्ड्स से वो उस चीज़ को बताते हैं कि फ्यूचर में मैं क्या डिसीजन लेने वाला हूँ। और फ्यूचर का डिसीजन इनका इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनके फ्यूचर डिसीजन से वो डॉलर की वैल्यू डिसाइड होती है कि वो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, है ना। तो एक चीज़ तो ये कि आखिर जब जॉ पावेल आते तो उनके एक गुड आफ्टरनून वर्ड से पूरी इकोनॉमी अप या डाउन या फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों होती है, हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो व्हाट डिसीजन एफओएमसी मेक, एफओएमसी बेसिकली क्या डिसीजन लेती है? एफओएमसी बेसिकली दो डिसीजन लेती है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा और दूसरा चीज हमारा होता है एक जो बैंक्स हो रहे हैं उनके लिए रूल्स क्या हमारे होंगे। बेसिकली एफईडी मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस। सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस वो मतलब जो मनी को प्रिंट करती है, जो प्रिंटिंग ऑफ मनी होता है वो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस यानी एफईडी फेडरल रिजर्व करती है। तो ये डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक्स, मतलब बैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट। अब बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप समझो। बेसिकली जो प्राइवेट बैंक और जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो सब एफईडी यानी सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस से ही मनी को बोरो करते हैं, डॉलर को बोरो करते हैं। और बोरो मतलब सेंट्रल बैंक से क्यों करे, क्योंकि सेंट्रल बैंक ही मनी को प्रिंट कर सकता है और कोई किसी के पास अथॉरिटी नहीं होती जो पैसा को छाप सके, जो प्रिंट कर सके। तो एफईडी है मतलब जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ही है जो मनी को प्रिंट करता है, और जो मनी प्रिंट करता है उसी से ही लोग पैसा लेते हैं। तो जो बैंक्स होते हैं बेसिकली एफईडी के पास जाते हैं और एफईडी से पैसा बोरो करते हैं। वो पैसा को खरीदते नहीं है बट वो बोरो करते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मनी एफईडी से लेना, और एफईडी उसके बदले वो बैंक से इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। इसका मतलब अभी आप यहां पे समझो, जो बैंक होती है वो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस से डॉलर बोरो करता है फॉर टेम्परेरी टाइम के लिए, मतलब कुछ उधार से उधारी पैसा लेना। उधारी पैसा लेने का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल बैंक मनी देती है बैंक्स को विथ सम इंटरेस्ट रेट, मतलब कुछ एक इंटरेस्ट रेट के बदले सेंट्रल बैंक एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो लोकल बैंक्स होते जहां से तुम लोन वगैरह लेते हो, होम लोन, कार होम, लेट्स सपोज लाइक फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक हो गया, इंडिया के नज़र पे एसबीआई बैंक हो गया, आईसीआई बैंक हो गया, और जितने भी बैंक है जहाँ पे तुम अपना पैसा स्टोर कर रहे हो और जहाँ से तुम अपना लोन लेते हो, घर का लोन, बाइक का लोन, तो वो बैंक्स के पास तुम्हारा पैसा तो रहता है जो यूजर डिपॉजिट करके रखा हुआ होता है, बट वो बैंक एक मेन सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो पैसा को प्रिंट करती है, तो वो बैंक वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मनी उधार लेता है बैंक, और वही मनी तुम्हें लोन देता है, और उस लोन से जो ज़्यादा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तुमसे चार्ज करता है वो बैंक, वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट में से कुछ प्रॉफिट अपने पास रखता है और वो कुछ इंटरेस्ट वो बैंक को वापस करना होता है जिससे वो बैंक ने पैसा लिया था, यानी वो आरबीआई को। कैसा होता है समझो कि लाइक लेट्स सपोज कि एफईडी ने, हम इंडिया की बात नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया की अभी इंडिया की इकोनॉमी ज़्यादा क्रिप्टो से कनेक्ट नहीं है, तो बेसिकली हम क्रिप्टो में ही अपना दिलचस्प दिखाएंगे। तो क्रिप्टो जो मेन इफेक्ट होता है वो यूएस की गवर्नमेंट से ही डिसाइड होता है। तो क्रिप्टो के लिए लेट्स सपोज एफईडी जो एक फेडरल रिजर्व बैंक है यूएस का, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस भी कहते हैं, जो पैसा को प्रिंट करता है। तो लेट्स सपोज कि एफईडी ने $40 बैंक को दिया फॉर 1 मंथ के लिए। ये बैंक ने बोला कि भैया हमें $40 चाहिए फॉर 1 मंथ के लिए। तो एफईडी बोलता है कि एंड मंथ में तुम मेरे को $50 वापस करोगे। मतलब एफईडी ने $40 दिया बैंक को, और बैंक को ये बोलता है एफईडी कि जब तुम मुझे पैसा वापस करोगे तो तुम मेरे को $50 वापस करोगे। मतलब जो एक्स्ट्रा $10 है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा एफईडी, मतलब एक्स्ट्रा वो बैंक को
वो जो बैंक ने पैसा लिया है सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस से, उसको वो $10 एक्स्ट्रा वापस करेगा 1 महीने के बाद एज अ इंटरेस्ट रेट। तो लेट सपोज ये होता है इंटरेस्ट रेट फॉर बैंक्स। तो जो एफओएमसी के जो 12 मेंबर्स होते हैं वो यही इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं कि जब भी कोई बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस से पैसा लेता है, उधारी लेता है फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज एप्लीकेबल रहेगा वो बैंक के लिए, जो बैंक एफईडी से पैसा लेगा, है ना। तो वो इंटरेस्ट रेट बेसिकली कौन डिसाइड करता है? एफईडी डिसाइड करता है। लेट सपोज अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, अगर वो एफईडी जो पैसा देता है बैंक को, अगर वो पैसा के लिए एफईडी ने अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता, तो फिर क्या होगा? तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये होगा कि जो बैंक जो एफईडी से पैसा ले रहा था लाइक $1000, $50, $100, तो जब उसको ये पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो वो पैसा कम बोरो करेगा एफईडी से। क्यों? क्योंकि वो बैंक अमीर तो है नहीं भाई। हर एक इंसान को एक लॉजिक होता है, अगर एफईडी ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है तो ये जो बैंक है वो कम पैसा ले पाएगा ना। कम पैसा क्यों ले पाएगा? क्योंकि इनिशियली उसके पास कैपेबिलिटी नहीं होगी वो इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पे करने का। तो पहले वो क्या करेगा, वो अब एफईडी से कम पैसा बोरो करेगा। अब वो जो पैसा हाई इंटरेस्ट रेट में वो बैंक ने बोरो किया है, अब उसको वो थोड़ा और एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट के साथ नॉर्मल पब्लिक को बांटेगा। मतलब अगर एक पर्टिकुलर बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो वो बैंक पब्लिक जो नॉर्मल सिटीजन्स होते जो बैंक से होम लोन्स, है ना, प्रॉपर्टी लोन वगैरह लेते हैं, तो बैंक उन सिटीजन से भी अब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेगा। क्यों ज़्यादा चार्ज करेगा? क्योंकि अब बैंक को भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है एफईडी को। लेट सपोज एफईडी का पहले इंटरेस्ट रेट 10% था, तो ये 10% के इंटरेस्ट रेट के साथ एक बैंक एफईडी से पैसा बोरो करता था। अब वो बोरो करने के बाद वो बैंक नॉर्मल सिटीजन्स को 15% इंटरेस्ट रेट्स के साथ लोन प्रोवाइड करता था, होम लोन, प्रॉपर्टी लोन। तो जब वो पर्सन, वो सिटीजन, वो बैंक को पैसा वापस करते थे तो उस बैंक के पास 15% का इंटरेस्ट रेट आता था वो पर्टिकुलर अमाउंट का। तो अब वो जो 15% का इंटरेस्ट रेट आया है, परफेक्ट हुआ है जो, तो ये जो बैंक है वो पहले तो कैपिटल वापस करेगा एफईडी से जो उसने उधार लिया था। अब वो 15% प्रॉफिट में से 10% प्रॉफिट एफईडी को वापस करेगा क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट था, और इस बैंक के पास 5% का प्रॉफिट बचेगा जो इस बैंक का प्रॉफिट कहलाएगा। गॉट इट? तो अगर ये बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है एफईडी को, तो एफईडी से तो इंटरेस्ट रेट में पैसा उठाएगा वो, और उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में पब्लिक को पैसा बांटेगा। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि बैंक के पास पैसा की कमी हो जाती है। बैंक फॉर लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए उतना इंटरेस्ट रेट में पैसा बोरो नहीं कर सकता है, जिससे क्या होता है बैंक के अंदर शॉर्टेज ऑफ मनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब बैंक के पास कम लिक्विडिटी होती है, पैसा फ्री कैश कम अवेलेबल होता है, और वो कम कैश अवेलेबल होने की वजह से इकोनॉमी में डॉलर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, सॉरी डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि अगर बैंक के पास कम फ्री लिक्विडिटी अवेलेबल है, यानी फ्री पैसा, फ्री कैश अवेलेबल है ना, कम है उसके पास डॉलर, तो वो जो पीपल्स है, जो नॉर्मल पब्लिक है, उनको बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट के साथ लोन उनको प्रोवाइड करेगा, जिससे पीपल्स लोग ज़्यादा पैसा नहीं ले पाएंगे बैंक से। इससे क्या होगा? शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। इकोनॉमी, एक कंट्री में लोगों के पास कम पैसा रहेगा, कम डॉलर रहेगा, और वो डॉलर कम होने की वजह से क्या होता है कि जो लिक्विडिटी है,
एक कंट्री में फ्री कैश मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी। एक कंट्री में कितना पैसा अवेलेबल है कहीं भी इन्वेस्ट या खर्चा करने के लिए, वो चीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि कंट्री में अब पैसा कम है। बेसिकली कंट्री में पैसा कम कैसे है, ये कैसे तुम समझोगे, क्योंकि ओवरऑल एक बैंक ही एक होता है पार्ट जो पूरा पैसा को फैलाता है एक कंट्री में। तो एक कंट्री के लोग सीधा एफडी से पैसा नहीं ले सकते जो पैसा प्रिंट कर रहा होता है। एफडी पहले पैसा बैंक को देती है, बैंक से पैसा इकोनॉमी में फैलता है, वो कंट्री सिटीजन्स बैंक से पैसा लेती है, ठीक है। तो अगर एक ये सेकंड मेंबर जो बैंक है, अगर इसके पास ही पैसा कम होगा या पैसा ही नहीं होगा तो वो पैसा कंट्री में कैसे फ्लो होगा। मीन्स अगर बैंक में पैसा की लिक्विडिटी या फ्री कैश, बैंक में कैश पैसा अवेलेबल नहीं है तो कंट्री में भी पैसा की तंगी फैल जाएगी, कंट्री में भी पैसा की शॉर्टेज प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और अगर एक इकोनॉमी, एक कंट्री में लोगों के पास कम पैसा है तो लोग खर्चा कम करेंगे, लोग जो खरीदारी है उसको कम कर देंगे। लेट सपोज कि तुम्हारे पास है $1000, लेट सपोज तुम्हारे पास है $1000 हर महीने आता है। तो अगर तुम्हारे पास $1000 आ रहा है तो तुम प्रॉपर खाना पीना खाओगे, तुम दूध सही से पियोगे, तुम खाना अच्छा खाओगे, तुम बाहर घूमने जाओगे, फिरने जाओगे, तुम खर्चे बराबर करोगे। बट अगर अब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी कंपनी तुम्हारे $1000 से अब तुम्हारी सैलरी $500 कर देगी, तो जो तुम पहले अपने खर्चे $1000 के हिसाब से करते थे, क्लब हाउस में जाना है ना, महंगे महंगे सब्जी खरीदना, दारू खरीदना और ग्रोसरी एक्सपेंसिव खरीदना, कपड़े खरीदना, वो सब तुम खरीदना बंद कर दोगे, है ना, वो सब खरीदना बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अब शॉर्टेज ऑफ मनी हो रही है, पैसा तुम्हारे पास कम है। तो इससे क्या होगा, अगर हर एक कंट्री इकोनॉमी में एक शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाएगी तो वो हर एक इंसान बाहर खरीदारी करना कम कर देगा क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है खर्चा करने के लिए। जिससे क्या होगा कि जो दुकानदार है, जो कपड़े बेचते हैं, जो फल बेचते हैं, जो तुम्हें कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, होटल सर्विस और कोई भी पर्टिकुलर सर्विस, अगर उनके पास कस्टमर ही नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा कि उनकी जो डिमांड है वो उनके सर्विस की, उनके सामान की, उनकी जो डिमांड है परचेस करने के लिए जो एक डिमांड होती है वो डिमांड ख़त्म हो जाएगी। मतलब अगर वो डिमांड ख़त्म हो जाएगी तो दुकानदार क्या करेंगे, वो डिमांड को वापस बढ़ाने के लिए वो प्राइस को कम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक पूरे कंट्री में पैसा की प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, अगर वो दुकानदार टमाटर को 100 रुपये के भाव से पहले बेच रहा था जब कंट्री की अच्छी स्थिति थी, अच्छी कंडीशन थी, तो वो 100 रुपये के टमाटर तो आराम से बिक रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों के पास अच्छा पैसा था। लेकिन अगर कंट्री में पैसा की प्रॉब्लम आ जा रही है, शॉर्टेज ऑफ मनी हो जा रही है, तो उस कंडीशन में लोगों के पास 100 रुपये भी नहीं है टमाटर को खरीदने के लिए। वो 100 रुपये में पूरा का पूरा ग्रोसरी मैनेज कर रहे हैं अभी वाले टाइम पे। तो वो टमाटर वाला दुकानदार क्या करेगा, वो 100 रुपये के टमाटर की वैल्यू गिरा के अब उसको 50 रुपये में बेचेगा। वो क्यों अपनी वैल्यू गिराएगा? क्योंकि उसको पता है कि इतना महंगा टमाटर कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि अभी ये हमारा खराब टाइम चल रहा है, लोगों के पास कम पैसा है। तो इस वजह से जो महंगाई है, पहले 100 रुपये का टमाटर बिकता था, अब वो 50 रुपये का टमाटर बिक रहा है। महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो वो इन्फ्लेशन जो है वो पहले से अभी कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि लोगों के पास कम पैसा रहता है खर्चा करने के लिए, वो पुराने रेट में वो चीज़ को नहीं खरीद सकते जो है ना, जो पहले बिक रहे थे, है ना, क्योंकि उनके पास अभी वाले टाइम पे पैसा कम है। तो दुकानदार को यानी जो सेलर को अपनी डिमांड कम होने की वजह से उनको अपनी प्राइस, अपनी वैल्यू को गिराना पड़ता है। और जब वो प्राइस गिराते हैं, मतलब अपनी महंगाई कम करते, इन्फ्लेशन कम करते हैं, 50 रुपये का टमाटर बेचते हैं, तब जाके वो कस्टमर उन 50 रुपये के टमाटर को अफोर्ड कर पाते हैं। और तब उस कंडीशन में जो डिमांड है वो कम से अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ग्रेजुअली बराबर होती है, बैलेंस होना स्टार्ट हो जाती है।
तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे होता क्या है कि जब लोगों के पास पैसा कम रहता है ना, तो वो पैसा की वैल्यू ज़्यादा करती है। लेट सपोज तुम्हारे पास 250 रुपये है, तो तुम 250 रुपये जब बाहर लेके जाओगे खर्चा करने के लिए, तो तुम कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, तुम चाय पी लोगे 10 रुपये की, तुम खाना खा लोगे, 100 रुपये की थाली खा लोगे, फिर तुम कोल्ड ड्रिंक पी लोगे। तो तुम ना जो 10-10 रुपये भी खर्चा कर रहे हो, तुम्हें उसकी उतनी वैल्यू फील नहीं होगी। तुम 10 रुपये की चाय ली, पी ली, चाय खत्म, 10 रुपये खत्म, भूल गए, खत्म ब्रो। लेकिन अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे जेब में सिर्फ 50 रुपये ही है, तो तुम वो 10 रुपये की चाय पीने के लिए भी सोचोगे, क्योंकि तुम फिर उसको फील करोगे कि मैंने 10 रुपये खत्म किया, अब मेरे पास सिर्फ 40 रुपये ही बचे हैं। अगर मैंने 30 रुपए की कॉफी पी ली, अब मेरे पास सिर्फ 10 रुपए ही बचेंगे। तुम्हें अंदर से घबराहट फील होगी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा कम है और तुम जब खर्चा करोगे तुम्हारे पास और पैसा कम हो जाएगा। तो तुम उस 10 रुपए की वैल्यू भी 100 रुपए के बराबर करोगे, तुम उस 10 रुपए की वैल्यू ज़्यादा करोगे। तो बेसिकली यही होता है, जब डॉलर यानी जो मनी है, डॉलर इकोनॉमी में कम हो जाता है, शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाती है, तो वो पर्टिकुलर डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। डॉलर की वैल्यू कैसे बढ़ती है? डॉलर की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि लोगों के पास डॉलर की शॉर्टेज होती है, तो लोग डॉलर को सिक्योर करके रखते हैं, और जितना ज़्यादा डॉलर सिक्योर हो रहा है, बाहर खर्चा नहीं होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होने से क्या होता है? डॉलर की वैल्यू जब इंक्रीज होती है, क्रिप्टो की वैल्यू गिरती है। क्यों? क्योंकि डॉलर और क्रिप्टो आपस में पेयर होते, पेयर में ट्रेड होते हैं, है ना। तो बिटकॉइन अगर मोस्ट पावरफुल कॉइन की बात करें, तो अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है तो बिटकॉइन की वैल्यू गिरेगी। अगर डॉलर की वैल्यू कम होगी तो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ेगी। तो ये पेयर में ट्रेड करते हैं, एग्जैक्ट विद अ गोल्ड। जो गोल्ड होता है वो भी डॉलर के साथ ट्रेड होता है। अगर डॉलर की वैल्यू इस केस में स्ट्रॉन्ग होगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, तो जो गोल्ड की वैल्यू वो घटेगी। गोल्ड की वैल्यू क्यों घट रही है, इसका भी तुम्हें अब लॉजिक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि गोल्ड खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा ही नहीं है। लोगों के पास जब पैसा ही नहीं गोल्ड की वैल्यू, तो जो गोल्ड बेचने वाले जो ज्वेलर्स है, तो वो गोल्ड का वैल्यू गिराएंगे। क्यों गिराएंगे? क्योंकि वो वैल्यू गिराने के बाद कस्टमर तभी उस गोल्ड को खरीद पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा कम है, और जब कम पैसा में ही गोल्ड मिलेगा तभी तो उसको वो खरीद पाएंगे, है ना। अगर तुम्हारे पास, लेट सपोज तुम्हारे पास 100 रुपये है और तुम खाना खाना चाहते हो, लेकिन वो थाली, जो खाना वाली थाली है, प्लेटर है, वो 200 रुपये की है। तुम्हारे पास 100 रुपये है, वो प्लेटर जो थाली है वो 200 रुपये की कॉस्ट करती है। तुम उस थाली को थोड़ी ना खरीद पाओगे यार। तो वो दुकानदार तुम्हें देख रहा होगा कि हर एक इंसान के पास 100-100 रुपये ही है भाई, वो हमारी कोई थाली खा ही नहीं पाएगा। तो वो दुकानदार अपनी थाली की वैल्यू जब 100 रुपये कर देगा, तो हर एक वो इंसान जिसके पास 100 रुपये थे, अब वो फिर से उस रेस्टोरेंट में जाके वो खाना खाना स्टार्ट कर देगा, जिससे उसकी डिमांड बैलेंस होगी। एग्जैक्ट विद दिस कि अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है तो गोल्ड की वैल्यू नीचे गिरती, तब तक नीचे गिरती है जब तक उसको एक डिमांड जोन फिर से ना मिल जाए। मतलब तब तक नीचे गिरती है जब तक एक कस्टमर उस गोल्ड को फिर से बाय करना स्टार्ट ना कर दे, है ना। और जब डॉलर की वैल्यू नीचे गिरती है तो तब गोल्ड की वैल्यू ऊपर बढ़ती है। डॉलर की वैल्यू नीचे कैसे गिरती है उसके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे, बट आपको ये समझ में आ गया होगा कि डॉलर की वैल्यू आखिर बढ़ती कैसी है। डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तब जब एक इकोनॉमी में शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाती है। वो शॉर्टेज ऑफ मनी क्यों होती है? क्योंकि बैंक होती है, जो पैसा फैला रही होती है, स्प्रेड आउट कर रही होती है इकोनॉमी में, वो बैंक के पास ही पैसा कम हो जाता है। वो बैंक के पास पैसा कम क्यों होता है? क्योंकि जहां से बैंक पैसा ले रहा था, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस, उससे पैसा जो ले रहा था वो एफईडी जो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस है, उसने इंटरेस्ट रेट को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब अगर सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस से $100 उधार लेता था एक महीने के लिए, तो वो एक महीने के बाद उस एफईडी को, फेडरल रिजर्व को, फॉर एग्जाम्पल $120 वापस करता था। मतलब वो बैंक $20 एज अ इंटरेस्ट रेट उसको वापस करता था, है ना। लेकिन अगर वो एफईडी
वही $100 बैंक को देगी 1 महीने के लिए, लेकिन वो एफडी अब बैंक से चार्ज करेगी $50। तो वो $50 के साथ वो बैंक एफडी को वापस कर पाए, वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इस वजह से वो जो बैंक जितना पैसा ले रहा था एफडी से, वो पैसा कम लेना स्टार्ट कर देगा। क्यों कम लेना स्टार्ट कर देगा? क्योंकि इनिशियली पहले उसको वो उतना इंटरेस्ट रेट के बराबर प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, और प्रॉफिट एक बार में जनरेट नहीं होता। वो पहले कम कम पैसा लेगा हाई इंटरेस्ट वाला, और उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेके पब्लिक को बांटेगा। और जब पब्लिक हाई इंटरेस्ट रेट पे करते करते उसके पास, वो बैंक के पास उतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा या उतना प्रॉफिट इकट्ठा हो जाएगा, जिस प्रॉफिट में से वो अपना जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है उसको भी पे आउट कर सके और थोड़ा सा प्रॉफिट उस बैंक को भी बचे। अगर ये कंडीशन हो जाएगी बैंक के अंदर, फिर वो बैंक फिर से बराबर अमाउंट ऑफ मनी एफडी से बोरो करना स्टार्ट कर देगा। बट इनिशियली हर एक बैंक एफडी से पैसा कम लेगा, और कम लेगा पैसा तो कंट्री यानी इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी भी डिक्रीज हो जाएगा, लिक्विडिटी जिसे बोलते हैं डिक्रीज हो जाएगी। और लिक्विडिटी जब डिक्रीज होगी यानी फ्री कैश ऑफ मनी जब कम हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन की वैल्यू, जो महंगाई है वो कम होगी। जब महंगाई कम होगी तो लोग फिर से उसको चीज़ को खरीद पाएंगे, और जब ये चीज़ हो रहा होता है तो डॉलर की वैल्यू लोगों के लिए बढ़ जाती है। क्योंकि लोगों के पास जब पैसा कम होता है तो वो डॉलर को हर एक सोच समझ के खर्चा करते हैं, उसको सिक्योर करते हैं, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये केस होता है जब एफडी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। बेसिकली डॉलर स्ट्रांग होगा तो क्रिप्टो मार्केट फॉल होगा, बिकॉज क्रिप्टो यूएसडी के पेयर में ट्रेड होता है ना। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। तो जो मैंने ये जब भी एफओएमसी यानी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जो 12 मेंबर्स का ग्रुप होता है, और ये 12 मेंबर एफडी यानी सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस से ही बिलोंग करती है। जब ये 12 मेंबर यानी एफओएमसी डिसाइड करती है कि बैंक के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो ये इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनेटिंग। जिसमें क्या होता है कि जो एफएजी जो फेडरल रिजर्व होती है, वो बैंक को हाई इंटरेस्ट रेट में अब पैसा ऑफर करती है। और क्यूटी का एक मेन मोटिव ही होता है कि कंट्री में से वो जो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ मनी है उसको ड्रेन आउट करना, उसको वापस मंगा लेना। जो एफडी ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, ये एक इंटेंशन से ही बढ़ाती है कि कंट्री में जो ज़्यादा फ्लो ऑफ मनी चल रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस चीज़ को फिर से बैलेंस आउट करने के लिए लोगों में से, कंट्री में से वो पैसा जो होता है, एक्स्ट्रा मनी होता है, वो एफडी वापस ले लेती है। वापस कैसे लेती है? वापस लेने का जो तरीका होता है वो होता है बॉन्ड। अब ये बहुत लंबी कहानी, क्यूटी को मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी आप ये मतलब समझो, क्यूटी का मतलब ये होता है कि बैंक जो होती है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, जिससे बैंक जो मिडिल बैंक होते हैं वो कम पैसा बोरो करती है एफडी से, और जब पैसा कम होता है वो मिडिल बैंक के पास, तो वो कंट्री में फ्लो ऑफ मनी भी कम ही फ्लो होता है, जिससे क्या होता है इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी कम हो जाने की वजह से जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है सेलर्स की, और डिमांड कम हो जाने की वजह से क्या होता है, जो इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई होती है, वो भी हमारी कम हो जाती है। और बेसिकली इस केस में लोगों के पास कम पैसा रह जाता है, फ्री कैश, लोगों के पास खर्चा करने के लिए कम पैसा रहता है, तो वो जो डॉलर जो उनके पास पैसा बचा हुआ है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा वो करते हैं, जिससे डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। तो डॉलर की वैल्यू जब बढ़ती है तो क्रिप्टो यानी बिटकॉइन की वैल्यू कम होती है, क्योंकि वो दोनों आपस पेयर में ट्रेड हो रखे होते हैं। तो ओवरऑल आपको ये समझना है क्यूटी मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग मतलब जो कंट्री में जो फालतू का पैसा है, जो ओवर मनी है, लोगों के पास भर भर के पैसा पड़ा, हर किसी के पास, लोगों के पास अंधा पैसा पड़ा, लोग खर्चा पे खर्चा कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा पैसा को पूरा इकट्ठा करके वापस अपने पास मंगाना, और इन पब्लिक में, उस कंट्री में जिनके पास ज़्यादा पैसा था वो अंधा खर्चा कर रहे थे, उनको अपनी औकात फिर से दिखाना। लेट सपोज कि एक इंसान है, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो BMW ले रहा है, मर्सिडीज ले रहा है, ऑडी ले रहा है, बस खर्चा पे खर्चा कर रहा है, ठीक है।
लेकिन अगर वही इंसान के पास कम हो जाएगा पैसा, उसके पास पैसा बचेगा ही नहीं, तो वो वैसे BMW एक अंधा खर्चा नहीं करेगा, फिर वो उस खर्चे को कम करेगा, अवॉइड करेगा। तो इस वजह से ही एफडी करता है, क्योंकि ऐसे जब इंसान जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो खर्चा पे खर्चा कर सकते हैं, अगर ये इंसान की क्वांटिटी बढ़ जाएगी इकोनॉमी में, तो क्या होगा, जो ऑडी बेचने वाला कंपनी होगा वो जान जाएगा कि भाई आजकल हमारे 50 लाख की कार लोगों को बहुत ऑर्डिनरी प्राइस लग रही है। हर कोई 50 लाख की कार ले रहा है, जैसे अभी फॉर्च्यूनर, हर कोई फॉर्च्यूनर उठा रहा है। 50-55 लाख तो लोगों के लिए अब नॉर्मल हो गया है। कार अब 20-25 लाख की वो कम वैल्यू समझ रहे हैं। 55-55 लाख की उनके लिए कार एक नॉर्मल अभी चल रही है। तो फॉर्च्यूनर को लग रहा है कि कार 50 लाख 55 लाख लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है। तो फॉर्च्यूनर वाले क्या करें, छोटा सा एक नाम चेंज करके भी वो वही सेम कार फॉर्च्यूनर की वैल्यू को 60 से 70 लाख कर दे रही। क्यों कर दे रही कंपनी? क्योंकि कंपनी को पता है इकोनॉमी में डिमांड है, कस्टमर के पास पैसा है। अगर हम उसको 70 लाख भी कर देंगे फॉर्च्यूनर की कार, तो वो तब भी उस कार को अफोर्ड कर लेंगे। तो कंपनी डिमांड बढ़ाती जाती है, मतलब पैसा, उसकी इन्फ्लेशन जो महंगाई है वो बढ़ाते जाएगी अगर पैसा, यानी जो अंधा पैसा है लोगों के पास, वो बढ़ता जाएगा। लेकिन है ना, तो वो उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए कि लोग एक मारुति कार को भी 1 करोड़ में खरीद रहे हैं, तो वो चीज़ को मेंटेन करने के लिए सरकार जो होती है, यानी जो एफडी होती है, सेंट्रल बैंक होता है, गवर्नमेंट बैंक होता है, वो उस एक्स्ट्रा मनी को इस प्रोसेस के थ्रू वापस मंगा लेती है ना, लोगों से ले लेती है, जिससे क्या होता है, जो महंगाई थी अब वो महंगाई फिर से नॉर्मलाइज होती है और इकोनॉमी फिर से बैलेंस होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। जो बेसिकली पैसा लेने का प्रोसेस है वो एक डिफरेंट रहता है, वो एक बेसिकली डेप्थ वीडियो क्यूटी में हम समझेंगे, जो मैं इसके बाद बनाने वाला हूँ। वेल, वाई एफडी क्यूटी डू? एफडी जो एक कंट्री में से वो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ मनी और जो एक्स्ट्रा फ्री कैश होता है डॉलर, उसको वापस मंगा लेती है अपने पास। क्यों ऐसा करती है? टू डिक्रीज इन्फ्लेशन। मैंने आपको बताया कि जो महंगाई है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, महंगाई क्यों बढ़ती है? जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, लोग खर्चा करने से पहले कभी सोचते ही नहीं कि इतने इतने की चीज़ है। तो जो बेचने वाले दुकानदार होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, वो महंगी से महंगी चीज़ बेच देते हैं, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है। तो वो महंगा महंगा बेच के जो दुकानदार प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो महंगाई को रोकने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो गवर्नमेंट क्यूटी करती है ना, मतलब पैसा को अपने पास वापस बुला लेती है। टू टेक आउट फ्री लिक्विडिटी, जो लोगों के पास बहुत सारा पैसा ऐसे फ्री में पड़ा हुआ है, ना पैसा इन्वेस्टेड है, ना ही किसी एसेट में इन्वेस्ट है, ना ही कभी रिस्की एसेट, ना क्रिप्टो, ना स्टॉक मार्केट, लोगों के पास पैसा एक्चुअली लाइक पड़ रहा है। जैसे मेरी पीछे बुक पड़ी हुई है, तो वैसे मेरा पैसा पड़ा है, जो पूरा पैसा डॉलर भरा हुआ है। तो वो जो फ्री पैसा है, जिस पैसा का कहीं पे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ना को कहीं वो इकोनॉमी में इन्वेस्टेड है, ना ही किसी चीज़ में इन्वेस्ट है, तो वो जो फ्री मनी है उसको वापस लेने के लिए उसको बोलते हैं फ्री लिक्विडिटी। तो व्हेन क्रिप्टो मार्केट पंप एट हाई टू बैलेंस देम, जब ये दिख रहा होता है गवर्नमेंट को जो रिस्की एसेट है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आसमान छू रही है, बादल से चुम्मा कर रही है, तो जब क्रिप्टो की वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे $1,40,000 बढ़ जाती है, तो सरकार को दिख रहा होता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया यार, मतलब लोगों के पास बहुत सारा फ्री कैश है, उसको फिर से एक उसकी नॉर्मलाइज प्राइस में लाने के लिए सरकार ये क्यूटी करती है, लोगों के पास से पैसा ले लेती है। अब लोगों के पास कम पैसा रहता है तो उनको डर लगता है कि जो मैंने रिस्की एसेट में, यानी जो क्रिप्टो में पैसा मैंने डाला है, अगर वो भी गिर गया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। तो लोग क्रिप्टो से अपना पैसा निकाल के अपने पास सिक्योर करके रखते हैं फ्री कैश में, क्योंकि लोगों के पास अब पैसा कम रहता है। इस वजह से क्रिप्टो में सेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लोग अपनी पोजीशन को बेच के पैसा वापस निकालते हैं। तो ये होता है हमारा क्यूटी क्यों करती है। तो अब अगर एफडी इंटरेस्ट रेट को गिरा दे, मतलब एफडी अपना वो इंटरेस्ट रेट कम कर दे जो इंटरेस्ट रेट में वो बैंक को पैसा देती है।
अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो मिडिल बैंक है वो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस जो पैसा को प्रिंट करती है उससे बहुत पैसा लेगा। पहले क्या होता था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अगर सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस एक मिडिल बैंक को $100 देती है तो एक महीने के बाद वो जो मिडिल बैंक है उस एफडी को $150 वापस करेगा, $50 का इंटरेस्ट रेट। तो उसके लिए मिडिल बैंक के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है। लेकिन अब यही एफडी अगर यही $100 अमाउंट एक महीना के लिए इस बैंक को देगा और सिर्फ एक्स्ट्रा $10 ही चार्ज करेगा एज अ इंटरेस्ट रेट, तो ये बैंक अब एज अ 4 टाइम्स पैसा एक्स्ट्रा उठा सकता है। क्योंकि अगर ये बैंक पहले $50 इंटरेस्ट रेट पे कर रहा था, अब इसी बैंक के लिए अब वो इंटरेस्ट रेट $50 से $10 हो जाता है, तो वो बैंक अब 4 टाइम्स एक्स्ट्रा मनी बोरो कर सकता है एफडी से। इससे क्या होगा, जो मिडिल बैंक है उसके अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, उस बैंक के पास बहुत सारा कैश इकट्ठा हो जाएगा, फ्री कैश जो कहीं पे इकट्ठा नहीं है। तो वो बैंक क्या करेगी, अब उस फ्री कैश को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन द फॉर्म ऑफ होम लोन, प्रॉपर्टी लोन, और उस पब्लिक को भी वो फ्री कैश देगी कम इंटरेस्ट रेट में। क्यों? क्योंकि अगर बैंक को कम इंटरेस्ट रेट में पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो वो बैंक भी इंसानों को, पब्लिक को एक इकोनॉमी में पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी इंटरेस्ट रेट, कम इंटरेस्ट रेट में। जिससे क्या होगा, हर कोई बैंक लोन ले रहा होगा, हर कोई प्रॉपर्टी लोन ले रहा होगा, हर किसी के पास पैसा ज्यादा आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो अब तुम्हें पता चल रहा है कि बैंक तुम्हें लोन प्रोवाइड करिए सिर्फ 1% इंटरेस्ट रेट के साथ, तुम भाई सीधा बैंक से लोन ले लोगे और तुम उस पैसा को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके तुम जानते हो कि उसको मैं डबल से टुगल कर सकता हूँ, 4 गुना कर सकता हूँ, और 1% इंटरेस्ट रेट तो मैं एक महीने में बनाकर रिजर्व कर लूंगा। तो तुम बैंक से जितना हो सके उतना लोन उठाओगे और अपना बिजनेस, अपना व्यापार को बढ़ाओगे, है ना। तो तुम्हारे पास, यानी तुम एक तरह से समझो इकोनॉमिक पीपल्स है, पब्लिक है, पब्लिक के पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, मतलब लोगों के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। क्योंकि बैंक्स जब इंटरेस्ट रेट को गिरा देती है तो लोगों के अंदर लालच आ जाता है कि कम इंटरेस्ट रेट में ज़्यादा पैसा उठा के मैं एक घर ले लूंगा, कार ले लूंगा, फिर उसको धीरे धीरे पटाते जाऊंगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है। इससे क्या होता है, लोगों के पास, पब्लिक के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, फ्री कैश आ जाता है, वो पैसा इकट्ठा हो जाता है जो पैसा कहीं पे उपयोग नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो इंसान अपने पास रखा हुआ है। इस पैसा को बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब फ्री कैश अवेलेबल, फ्री मनी अवेलेबल। तो जब लिक्विडिटी बहुत सारी बढ़ जाती है ना, लिक्विडिटी बढ़ जाती है, तो लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होता है, लोगों के पास पैसा की वैल्यू कम हो जाती है। लोग वो 50 रुपए टमाटर को ऐसे 50 रुपए टमाटर ले ले, दे 4 किलो पैक कर, तो लोग ऐसे खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब दुकानदार को फिर दिखता है कि लोग बहुत अमीर हो गए, लोगों के पास पैसा ही पैसा आ रहा है, ले 250 किलो टमाटर, अब उठा मादर चोर। तो अब वही दुकानदार, अब वो पहले 50 रुपए टमाटर से अब 250 रुपए टमाटर बेचता है। उसने महंगाई को बढ़ा दिया। महंगाई मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इंक्रीज कर दिया। क्यों हुआ इन्फ्लेशन इंक्रीज? बिकॉज द सेलर सेम नाउ देयर इज नाउ मोर फ्री लिक्विडिटी अवेलेबल इन द इकोनॉमी, सो दे ऑल्सो इंक्रीज देयर डिमांड। तो वो 250 रुपए टमाटर बिक गया। अब जाके वो पीपल्स, लोग अब अपनी औकात में बोले भैया 1 ही किलो टमाटर पैक कर दो, लेकिन एक नॉर्मलाइज हुए, इन द केस नॉर्मल, अनबैलेंस्ड नहीं हुआ। तो एक चीज ही हुआ। दूसरी चीज, लोगों के पास जब बहुत सारा पैसा है, जैसे मान लो तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुम्हारे पापा के पास लेट्स सपोज पैसा आया, पापा के पास पड़ा है 50 करोड़ रुपए, तुम लोग खाना खा रहे हो फैमिली में, तुम एक स्मार्ट बॉय हो, ठीक है, जो तुम वीडियो देख रहे हो, ऑब्वियसली स्मार्ट हो क्योंकि तुम क्रिप्टो वीडियो देख रहे हो तो तुम स्मार्ट होगे। तुम पापा को बोले, पापा 50 करोड़ बचा है, बिटकॉइन की वैल्यू नीचे गिरी हुई है, डाल दो, इन्वेस्ट कर दो। पापा के पास बहुत पैसा, 50 करोड़, पापा खुद ही वैल्यू नहीं करे, ले बेटा 10 करोड़ रुपए ले, इन्वेस्ट कर दे। तो लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो जो रिस्की एसेट है, उस पापा को भी पता है कि वो $10 करोड़ रुपए की वैल्यू जीरो हो सकती है, बट उनको फर्क नहीं पड़ेगा
क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो रिस्की एसेट में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, क्रिप्टो वगैरह, गोल्ड वगैरह की वैल्यू बढ़ जाती है। और जब ये मूवमेंट इन्वायरमेंट बन रहा होता है जहाँ पे लोग पैसा की वैल्यू परवाह करना कम कर देते हैं, तो वो डॉलर की वैल्यू वीक हो जाती है ना। डॉलर की वैल्यू वीक हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है, रियल इस्टेट वगैरह में लोग, अब डॉलर की वैल्यू गिर गई, लोगों को दिख रहा है कि अब पहले वो 250 रुपये में 5 किलो टमाटर आ जाया करते थे, अब वो 250 रुपये में ही 1 किलो टमाटर आ रहा है। लोगों को दिख रहा है कि जो पैसा की वैल्यू वो कम हो रही है, तो लोग इस वजह से भी लोग क्या करते हैं, वो पैसा की वैल्यू बचाने के लिए अपने पैसा को वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं जो डॉलर से कोई रिलेशनशिप रखता ही नहीं। जैसे प्रॉपर्टी, ज़मीन की वैल्यू फिक्स रहेगी, है ना, ज़मीन डॉलर से रिएक्ट नहीं करता है, ज़मीन की वैल्यू समय से रिएक्ट करती है, समय के साथ बढ़ते जाएगी। तो लोग एसेट बाय करेंगे, प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, क्रिप्टो। लोगों को पता है कि डॉलर की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन इस केस में क्रिप्टो बढ़ेगा, तो लोग क्रिप्टो में इन्वॉल्व कर देते हैं, लोग बिटकॉइन में बाय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन भी हमारा बढ़ता है। लिक्विडिटी बढ़ी, है ना, पैसा फ्री कैश बढ़ा, इन्फ्लेशन भी बढ़ा, महंगाई भी बढ़ जाएगी आराम से। लेकिन इसमें एक चीज होगा कि डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास जब अंधा पैसा आ जाता है तो लोग पैसा की परवाह यानी वैल्यू करना कम कर देंगे। और जब डॉलर की वैल्यू कम होगी, बिटकॉइन की वैल्यू ऊपर होगी, गोल्ड की वैल्यू ऊपर होगी। क्यों होगी? क्योंकि लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया इकोनॉमी में, तो लोग रिस्की एसेट में डाल देंगे पैसा, क्योंकि वो और पैसा बनाना चाहेंगे और उनको कोई डर नहीं होगा पैसा लॉस करने का, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारा मनी है। तो ये होता है डॉलर, यानी मतलब कि डॉलर की वैल्यू गिरना और रिस्की एसेट्स की वैल्यू बढ़ना। तो ये जो फ्री कैश है, जो बैंक बहुत सारा पैसा इनडायरेक्टली इकोनॉमी में फैला दी, प्रिंट करना स्टार्ट कर दी, इस चीज़ को बोलते क्यूई, क्वांटिटेटिव ईजनिंग। क्वांटिटेटिव ईजनिंग का मतलब होता है जब एफडी प्रिंट मोर मनी इन द इकोनॉमी। बेसिकली एफडी प्रिंट मोर मनी इन द इकोनॉमी का मतलब है कि एफडी बहुत सारा फ्री कैश अमाउंट इकोनॉमी में फैला देती है। कैसे? इनडायरेक्टली, मतलब अपने इंटरेस्ट रेट्स को बैंक्स के लिए गिरा देती है। बैंक बहुत सारा पैसा एफडी से लेके कम से कम इंटरेस्ट रेट में अब पब्लिक को बांटता है, जिससे पब्लिक के पास बहुत सारा पैसा जाता है और पब्लिक उस पैसा को खर्च करना स्टार्ट कर देती है। इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है? डॉलर की वैल्यू भी गिर जाती है। और जो रिस्की एसेट होता है, लोगों को डर लगता है कि जो मेरा बहुत सारा मैंने अंधा पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसकी वैल्यू गिर रही है, तो वो पैसा को कहीं पे स्टोर किया जाए, है ना, क्रिप्टो में, प्रॉपर्टी में, रियल इस्टेट में, जिससे उनकी वैल्यू, उनके पैसा की वैल्यू बने रहे, स्टेबल रहे। ठीक है। तो जो मेन एफओएमसी होती है, जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी होती है, वो दो चीज ही करती है, क्यूटी और क्यूई। क्यूटी मतलब होता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देना, और क्यूई मतलब होता है इंटरेस्ट रेट को घटा देना। तो ये इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट बेसिकली मेन फैक्टर होता है एफओएमसी के लिए। अगर तुम क्रिप्टो या ट्रेडर हो, तो ट्रेडर के अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए एफओएमसी का ही एक चीज ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट रेट। क्योंकि अगर पॉवेल, जो वो डोकरा तुमने देखते हो हर यूट्यूब पे जो आता है, अगर वो ये बोलता है इनडायरेक्टली कि दैट इन्फ्लेशन इज गोइंग टू मून, मतलब वो ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी ये बात फ्यूचर डिसीजन को ये बताती है कि अगर इन्फ्लेशन, उसकी महंगाई बढ़ गई है, तो वो अब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। क्योंकि लोग, पॉवेल को दिख गया, पॉवेल ने हिंट, पॉवेल कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलता, पॉवेल हिंट करता है कि इन्फ्लेशन गोइंग टू मून, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है। तो वो, इसका कहने का मतलब यही है कि पॉवेल अब आने वाले टाइम पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, जिससे महंगाई फिर से कम हो जाएगी, पैसा कम होगा। और जब इंटरेस्ट रेट घटेगा तो लोगों को दिख जाएगा कि क्रिप्टो में भी अब भाई, अच्छा सॉरी,
अगर महंगाई बढ़ गई है, मून आ गई है, तो महंगाई को कम करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, है ना। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तब जाके क्यूटी होगा, पैसा फ्री लिक्विडिटी कम होगी इकोनॉमी में। और जब लोगों के पास कम पैसा होगा तो लोग अपना रिस्की एसेट यानी क्रिप्टो वगैरह, गोल्ड वगैरह से पैसा वापस लेके सिक्योर करेंगे, तो अपना क्रिप्टो नीचे गिरेगा। तो पॉवेल की ये एक स्टेटमेंट कि इन्फ्लेशन गोइंग टू मून, ये चीज़ क्रिप्टो को नीचे कर देगा, डाउन कर देगा। क्यों डाउन कर देगा? क्योंकि ये पॉवेल का स्टेटमेंट सीधा बता रहा है कि पॉवेल अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, जिससे हमारी क्रिप्टो की वैल्यू डाउन हो जाएगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ एफओएमसी डू एंड व्हाई इट इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज वी आर द ट्रेडर। तो ट्रेडर के अकॉर्डिंग तुम्हें ये चीज़ दिखनी चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, और देखते रहिए। मैं हूं आपका MCDX वासु। यो ब्रो, fucking money bro, money।